वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे और खुदा पाक की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। नाज़रीन, आज जो हम आपसे बातें और डिस्कस करने जा रही हूं वो है, इस दुनिया में हर तरह के आपने देखा होगा लोग होते हैं। अपने किरदार और अपनी फितरत के लिहाज से हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है और आप हर इंसान को एक तरीके से डील नहीं कर सकते और हर इंसान से आप अपनी हर बात भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप हर इंसान से अपनी बात शेयर करेंगे तो आप पछताएंगे। इससे पहले कि आप पछताएं, आप शेयर ना करें और अपनी बातों को अपने तक महदूद रखें। सबसे पहले आज के टॉपिक में हम आपसे 5 बातें मैं आपको शेयर करूंगी आपके साथ। आपने लोगों से शेयर नहीं करनी। अगर आप शेयर नहीं करेंगे इन बातों को तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहली उनमें जो बात है वो है आपके मसाइल। आपने अपने मसाइल लोगों से शेयर नहीं करने। इस दुनिया में हर कोई अपने दुखों के साथ, अपने टेंशन्स के साथ जो है ना सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसे में हमें कोई इंसान मिले जिससे हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें तो हमें बहुत अच्छा फ़ील होगा, लेकिन इस दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो आपका मसाइल सुन के उनको हल करने के बजाय मज़ीद उनका तमाशा बनाने में जो है उनको मज़ा आएगा और वो तमाशा बनाएंगे। दूसरी चीज़, अपने गोल्स और अपने ख्वाब। जो आपने अपने गोल सेट किया हुआ है, जो आपका फ्यूचर का प्लान है, वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। हो सकता है कि आपसे पहले जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर ले और वो उसको अचीव कर ले, तो फिर भी आपको दुख होगा कि ये मेरा प्लान था और मैंने इस गोल को अचीव करना था और मेरे से पहले इसने कर लिया। तीसरी चीज़ है अपनी कामयाबी का राज। आपने अपनी कामयाबी का राज किसी को नहीं बताना। ठीक है, अगर आप किसी को सच्चे दिल से अपनी कामयाबी का राज बताएंगे भी, हो सकता है वो उतना कामयाब ना हो सके जितने कामयाब आप हैं। फिर उसके बाद एक दुश्मनी जन्म लेगी कि आपने मुझे सही तरीके से नहीं बताया, आपने मुझे गलत गाइड किया। ये 100 मसले मसाइल, तो आपने अपनी कामयाबी का राज भी किसी को नहीं बताना। चौथी चीज़ है अपना माजी। हर इंसान से माजी में, पास्ट में जो है गलतियाँ होती हैं, तो आपने अपनी गलतियां किसी से शेयर नहीं करनी। वो इसलिए क्योंकि लोग आपकी माजी की गलतियों को आपकी कमज़ोरी बना लेंगे, तो आपने अपनी माजी को किसी के साथ शेयर नहीं करना। और पांचवी और आखिरी चीज़ है अपनी अच्छाइयाँ, अपने अच्छे काम। ठीक है, आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप एक परफेक्ट इंसान हैं, आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, लेकिन आपने हर किसी के साथ जाके अपनी अच्छाइयाँ शेयर नहीं करनी। आप अच्छे काम करते जाएं और एक वक्त आएगा ये सारा ज़माना आपकी अच्छाइयों की तारीफ़ खुद करेगा। तो ये 5 बातें हैं जिससे आपने लोगों को डिस्कस नहीं करना, अपने तक रखना है। इंशाल्लाह अगर आप इन चीज़ों को अपनाएंगे तो आप ज़रूर कामयाबी की तरफ जाएंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि वाकई में ये 5 चीज़ें जो हैं आपकी कामयाबी में एक अहम किरदार अदा करती हैं, या फिर उनके नज़दीक कुछ और बातें इसके अंदर ऐड करेंगे जो कामयाबी के रास्ते पर हमें गामजन करेंगी। सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। जो पहले हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो इनकोप स्टेट के मार्केटिंग ऑफिसर सोबान चौधरी, और जो दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो है वाबडा टाउन के प्रेसिडेंट नासिर महमूद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। जी, आपका भी शुक्रिया। क्या बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आप कितना रिलेट करते हैं? वाकई में ये 5 चीज़ें जो हैं हमारी कामयाबी में एक अहम किरदार रखती हैं? बिल्कुल इसी तरह से अगर आप अपने मसाइल, अपनी चीज़ें, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वो आपके लिए ही मसले आगे जाके बनाती। और बाकी वो भी जो आपकी बात थी कि कामयाबी का जो राज है आपका, वो भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। वो भी इसी तरह से आपके लिए ही आगे जाके, आप किसी की मदद करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आप किसी को एहसान करते हैं तो उसके साथ शर से बचें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आपके ही ऊपर जो है बाद में बात आपके ही ऊपर आ जाती है कि आपने हमें सही तरीके से गाइड नहीं किया और आपने जो है हमें गलत राह पे लगाया है ताकि मैं आपके जितना कामयाब ना हो सके। कामयाब हो सकता है कि उसकी चीज़ें और हो कामयाबी तक अचीवमेंट करने की, बिल्कुल कंडीशन और अल्लाह ताला ने आपको जल्दी कामयाबी दे दी हो और किसी बंदे को देर से हो, तो वो फिर इस चीज़ में कंपैरिजन आ जाएगा, तुमने सही गाइड नहीं किया। इस तरह ही जिस सर, आप कितना रिलेट करते हैं इन 5 बातों से? देखें, जो सबसे पहले आपने कहा कि हमें जो है वो अपनी प्लानिंग किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ये तो अदल फैक्ट है कि जब आप कोई फ़ैसला करते हैं किसी काम का तो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि शेयर से मुराद कुछ ना कुछ दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर ऐसा ज़रूर होता है कि जिससे हम शेयर करते हैं। वासिफ़ अली वासिफ़ ने कहा था
कि दोस्त वो है जिसके साथ आप खुशी की खबर शेयर करें तो खुशी बढ़ जाए, और अपनी बुरी खबर शेयर करें तो आपका जो गम है वो कम हो जाता है। बिल्कुल, ये फैक्ट है। तो हमने ये देखना होता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमने शेयर नहीं करनी, और कुछ लोग ज़िंदगी में ज़रूर ऐसे होते हैं जिनसे आप शेयर करते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलती है और गाइडेंस बेहतर हो जाती है। आपका जो सफ़र होता है टुवर्ड्स अचीवमेंट वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है या आसान हो जाता है। लेकिन जहाँ जिन लोगों से हमारा कंपटीटर हो या आम माशरे में, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, उनको डिस्कस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, उनको अपने तक महदूद रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपनी एजुकेशन के बारे में, और फिर आप इस फील्ड में कैसे आए? मेरी एजुकेशन तो BS कॉमर्स है। ठीक है। बेसिकली, लेकिन वाले साहब का क्योंकि कंस्ट्रक्शन से शुरू से लिंक रहा है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम मार्केटिंग ऑफिसर के तौर पे मैं इनकॉप पे तो मौजूद हूँ, लेकिन हमारा अपना ऑफिस है ट्रिपल एसोसिएट के नाम, ठीक हो गया। वो भी जो है मैं रन कर रहा हूँ साथ साथ। ठीक है। रियल एस्टेट में आने की वजह बेसिकली वाले साहब ही थे, उनका कंस्ट्रक्शन का था, तो मैंने सोचा कि चलें रियल एस्टेट में भी हमें एन होना चाहिए, कारोबार को जो है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, एक चीज़ के ऊपर इंहसार नहीं होना चाहिए, एक ही उसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने कारोबार को एक्सपैंड करेंगे उतना अच्छा सर, रियल एस्टेट है क्या? बहुत सारे लोग नहीं जानते रियल एस्टेट बेसिकली है क्या, ये लोगों को बताएं। रियल एस्टेट बेसिकली जो है, आप इस तरह से कह सकते हैं कि रियल एस्टेट एक तो लोग समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बीच का एक वो ब्रोकर बनना और एक प्रॉपर्टी डीलर होना सिर्फ एक रियल एस्टेट है। तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी डीलर होना रियल एस्टेट नहीं, रियल एस्टेट भी एक बहुत बड़ी फील्ड है। बिल्डर्स इसके अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर डेवलपर्स मुख्तलिफ किस्म के आ जाते हैं, इसके अंदर हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन के भी पार्ट्स अलग किसके आ जाते हैं, कमर्शलाइज्ड अलग आ जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा मेनली प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें आप जो है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इस टाइम मुल्तान में भी जिस तरह से चल रहे हैं, DHA के अंदर चल रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और उसके बाद फिर अगर आप अपने बेसिस पे इन्वेस्ट करके प्लॉट्स के अंदर फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप आगे वही प्लॉट्स जो है वो प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं, ये भी रियल एस्टेट के अंदर ही फॉल करता है। ठीक हो गया। इवन आप ब्रोकर नहीं हैं, आप अपने लिए ही ये काम कर रहे हैं, तब भी आप रियल एस्टेट के अंदर फॉल करते हैं। तो काफ़ी वास्ट चीज़ है, लोगों को सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर का पता है, प्रॉपर्टी डीलर बिल्कुल ऐसी इतनी अवेयरनेस नहीं है ना, वो इनको भी प्रॉपर्टी डीलर के साथ ही मैच करते हैं। नार्सी साहब, थोड़ी सी ना हमें वापडा टाउन की हिस्ट्री बताएं। वापडा टाउन दरअसल जेनको पावर जनरेशन पीरा का ऐप का एक प्रोजेक्ट था कि उस वक्त ये कंपनीज नहीं थी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, मैपको, लेस्को वगैरह नहीं थी, तो उन्होंने ये अपने एम्प्लॉइज़ को फैसिलिटेट करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। कोऑपरेटिव मींस इमदाद बाहमी, कि जहाँ पर लोगों को एक दूसरे के साथ शराकत दारी में अच्छे और सस्ती प्लाट्स और घर बनाने के मौके मिले। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एंटिटी होती है। हम रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जो है वो हमारा रेगुलेटर होता है। सोसाइटी के वॉल्यूम के हिसाब से छोटी सोसाइटियों का डिप्टी रजिस्ट्रार होता है, उससे छोटी सोसाइटियों का असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है। तो उन्होंने इसमें रजिस्टर्ड करवा के कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कोऑपरेटिव में वापडा ने अपने एम्प्लॉइज़ को सस्ते प्लाट दिए। नो लॉस नो प्रॉफिट सोसाइटी होती, क्योंकि प्रॉफिट अर्न नहीं करना होता तो लोगों को सस्ते प्लाट मिल जाते हैं। उसके बाद ये पावर जनरेशन से आगे तकसीम हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन अलहदा होगी, पावर जनरेशन अलहदा होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बन गई। तो मेनली फिर इसका में शेयर आ गया, क्योंकि मैपको के लोग ज़्यादा थे तो मैपको के लोगों को शेयर मिल गया। उसके बाद मैपको के लोगों को मेरे ख्याल में कुछ 85% के करीब कोटा होता है जब इसकी कुरानंदाजी होती है। तो उसके बाद मैपको के लोगों ने प्लाट अपने बेचने शुरू कर दिए। उन्होंने बस ये अपॉर्चुनिटी देखते थे कि सस्ते प्लाट मिलते हैं, वो अलाट करवा लेते थे या कुरानंदाजी में निकल आते थे या ऑब्लिगेशन में मिल जाते थे। उसके बाद वो उनको सेल आउट कर देते थे फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। इस तरह करते करते तकरीबन 96% वापडा के लोगों ने अपने प्लाट फरोख्त कर दिए और ये प्राइवेट लोगों ने खरीद लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ये है कि जब आप सारे प्लाट फरोख्त कर देते हैं या प्राइवेट लोग ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर उनमें प्रॉपर इलेक्शन मॉडल रूल्स और इलेक्शन जो है मॉडल बाईलाज आ जाते हैं। तो उसके लिए 2019 में मैंने इसके लिए एफर्ट शुरू की प्राइवेट लोगों के लिए। फिर हमने कुछ 4-5 साल जो है वो लीगल वार के ज़रिए
हमने इसको इलेक्शन मॉडल रूल्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाए। ठीक हो गया। उससे पहले होता ये था कि तकरीबन टोटल 15 सीटों की ये बॉडी होती है, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी और 11 एग्जेक्टिव मेंबर्स होते हैं। तो पहले ये था कि ऊपर वाली 4 सीटें जो ऑफिस बेरर की हैं और तकरीबन 7 या 8 एग्जेक्टिव मेंबर्स खुद ही वापडा से सीईओ मैपको जो है वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट प्रेसिडेंट होता था, वो अपनी कमेटी पूरी कर लेता था और इससे सिर्फ 4 सीटों पर इलेक्शंस होते थे। तो ये जो यहाँ के रहायशी हैं या प्लाट होल्डर्स हैं, उनको सिर्फ अपॉर्चुनिटी थी कि वो 4 सीटों पर ही वो आ सकते थे। फिर हमने जब इलेक्शन मॉडल रूल्स का नफाज करवा दिया, अब 15 की 15 सीटों पर ओपन इलेक्शंस होते हैं। 2022 में पहले इलेक्शन हुए, उसमें से फिर कुछ लोग नाअहल हो गए जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी थे और उन्होंने साथ साथ यहाँ पर प्राइवेट सोसाइटी में इलेक्शन भी लड़ा। उनका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। तो 2023 में फिर दोबारा इलेक्शन हुए, जिसमें मैं प्रेसिडेंट और लाइक अहमद ख़ान साहब हैं डायरेक्टर सिटी कॉलेजेस, वो बने सेक्रेटरी। इसी तरह हमारे एक मेंबर मुंतखब हुए, हमारे इस तरह वाइस प्रेसिडेंट हैं, ट्रेजरर हैं। तो ये इस तरह से अब हमारी बॉडी कंप्लीट है। कुछ चीज़ों पे लिटिगेशन चल रही है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट की छुट्टियां जैसे ख़त्म होंगी तो इंशाल्लाह ताला ये बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक। और इसका तरक्याती काम अल्लाह के फजल से दोबारा शुरू हो जाएगा। सोबान सर, ये जो बहुत सारी ऐसी रियल एस्टेट कंपनियां हैं जो रजिस्टर नहीं है, लोग उनके पास जाते हैं, फ्रॉड हो जाता है उनके साथ, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? उनको जैसे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो कैसे पहले पता करें कि ये जो रियल एस्टेट का बंदा है वो रजिस्टर है और हमारा जो पैसा है वो ज़ाया नहीं या फिर हमें नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? लेकिन जैसे डीएचए है, डीएचए और बाकी जितनी भी कॉलोनी की, तो वो एक प्रॉपर ऑथराइजेशन प्रोवाइड करते हैं। ऑथराइजेशन के लेटर्स होते हैं। डीएचए की ऑथराइजेशन पहले कुछ आसान थी शुरू के अंदर, लेकिन जैसे जैसे फिर डीलर्स और इन्वॉल्व होना शुरू हुए इस काम के अंदर, तो उनकी भी ऑथराइजेशन में स्टेप्स इंक्रीज़ करके और जो है ऑथराइजेशन थोड़ी मुश्किल होगी। ये इनके प्रॉपर एक लेटर्स होते हैं जो हर कॉलोनी प्रोवाइड करती है ऑथराइज डीलरशिप के। ठीक है। ये सब के सब उनके अंडर, उनकी अंडर ऑब्जर्वेशन काम करते हैं। हर डीलर जितने भी हैं जो ऑथराइज्ड हैं वो उनकी अंडर ऑब्जर्वेशन काम कर रहे होते हैं। डीएचए तो इस बात पे भी आपकी ऑथराइजेशन कैंसिल कर सकता है कि आपने एक प्लॉट बिलो द मार्केट रेट ट्रेड कर दिया, आपको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। आप वो बाकायदा जो है आपकी डीलरशिप कैंसिल हो सकती है सिर्फ इस बात पे कि आपने बिलो द मार्केट रेट एक प्लॉट ट्रेड कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, और आजकल की जो महंगाई है इसके अंदर लोग कितनी जो है वो ज़मीन ख़रीद रहे हैं या लेन देन का जो काम है वो ठीक चल रहा है? नहीं जी, जिस तरह से गवर्नमेंट के हालात इस टाइम पे चल रहे हैं और मुल्क के हालात हैं, तो लोग, पहली तो बात है कि एक अच्छा लॉस उन्होंने लिया है प्रॉपर्टी के अंदर। ऑलरेडी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो स्टक हो गई। उस चीज़ के स्टक होने के बाद मुल्तान के लोग, स्पेशली लाहौर और इस्लामाबाद, इतना ही नहीं है, उनका जो है एक सर्कल में चलती रहती हैं चीज़ें। ठीक हो गया। वहाँ जो है फ़्लो बेहतर है बनस्बत मुल्तान की या कराची के। कराची में भी जो है फ़्लो तकरीबन स्टॉप है, मुल्तान में तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो हालात डाउन चल रहे हैं रियल एस्टेट के। जो लोगों ने एक दफ़ा इन्वेस्ट किया था, ज़्यादातर हमारे पास जो मुल्तान के अंदर इन्वेस्टर्स मौजूद थे वो बेसिकली पीछे से जितने ये हमारे गिरदोनवा के इलाके हैं ना, वहाँ से अपनी ज़मीनों से पैसे निकाल के, ज़्यादातर यहाँ पे ज़मींदार तबका ही है, ऐसे ही है, वहाँ से या उन्होंने ज़मीनें बेची या ज़मीनें से किसी न किसी तरह पैसे निकाले और यहाँ पे आके इन्वेस्ट किया। वो पहली दफ़ा तो उनको बूम में पैसे अच्छे मिले क्योंकि उस टाइम पे एक बहुत अच्छा बूम चल रहा था मुल्तान के अंदर, रियल एस्टेट सब हर बंदा ही कमा रहा था पैसे। लेकिन जिस टाइम जैसे ही हालात मुल्क के थोड़े से डाउन हुए, उनके पैसे स्टक हुए। इसके बाद अब वो इतना डर चुके हैं कि वो किसी भी डीलर के ऊपर या किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जो हमारे सामने की चीज़ है, हमारी अपनी चीज़ है। दोबारा एग्रीकल्चर लैंड की तरफ अब लोग जा रहे हैं और ये आने वाले कुछ सालों में आप ये भी देखेंगे कि ये एग्रीकल्चर लैंड की तरफ बहुत सारे लोग चले जाएंगे दोबारा एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ। अच्छा, उनका एतमाद बहाल करने के लिए फिर क्या कहेंगे आप कि उन्हें कैसे अपना एतमाद बहाल करना है जो उनका उठ गया रियल एस्टेट के ऊपर? देखिए, अगर हम एक स्टेप बाय स्टेप चले ना, तो हर बंदे को इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि मुल्की हालात थे और उसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है एक जो है वो
रिसेशन आया बहुत बड़ा, जिसकी वजह से पूरे मुल्क ने लॉस सफ़र किया है। उसके अंदर सिर्फ रियल एस्टेट नहीं है, उसके अंदर हर सेक्टर मौजूद है। हर सेक्टर ने ही लॉस बर्दाश्त किया। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए, बहुत सारे लोगों के जो है वो घर के खर्चे बंद हो गए, ऑफिस बंद हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। इस चीज़ की बहाली का यही है कि लोग थोड़ा थोड़ा दोबारा से अब इसकी तरफ आना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, देखें कि मार्केट की सूरत हाल आपको किस तरह की मिल रही है। ठीक हो गया। एक अच्छे डीलर के पास जाएं, एक अच्छी फर्म के पास जाएं। इसमें मेन चीज़ यही है कि आप एक अच्छे डीलर के पास और एक अच्छी फर्म के पास जाएं जिसका आपको पता है ये आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा। अच्छा डीलर का हमारे इस चीज़ में भी मैं जाहिर सी बात है, अपनी बुराई करनी थोड़ी सी करनी चाहिए, बताना चाहिए, अपने सच बताना चाहिए, सच जो है वो बताना चाहिए। तो डीलर में भी ये बात जो है वो बहुत ख़राब है कि ऑलमोस्ट ये कह लें कि आप काफ़ी सारे डीलर्स इस तरह के हैं कि जो इन्वेस्टर को इन्वेस्टर नहीं समझते, वो इन्वेस्टर को ये समझते हैं कि ये बकरा है और इसको हमने अभी हलाल कर रहे हैं किसी तरह, और ऐसे ही है। जो भी इन्वेस्टमेंट है हमारा फ़ायदा फिल फॉर के लिए हमारा फ़ायदा हो जाए, और जी ये बाद में अगर उसको फायदा मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो भी ओके, ठीक है, वो फंस जाए, कुछ भी हो जाए, उससे कोई ताल्लुक वास्ता जो है वो बाद में नहीं रखते। इस चीज़ को डीलर्स को भी देखना चाहिए कि आप जब एक बंदे की इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं तो वो इस ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे वो एटलीस्ट प्रॉफिटेबल ना हो, लेकिन कम से कम इसकी लॉस भी ना हो। हाँ, उसको लॉस भी ना हो। बिल्कुल। एक अरसे तक जब आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक रह जाती है तो वो आपके लिए लॉस ही है, क्योंकि करंट जो हमारी करेंसी जिस तरह से डीवैल्यू हो रही है, वो तो आपने एक चीज़ अगर प्लॉट ली और उसकी वर्थ नहीं बढ़ रही तो आपका पैसा डीवैल्यू हो रहा है। आपने 20 लाख में अगर एक प्लॉट 1 साल पहले लिया था तो वो इस टाइम पे उस प्लॉट की वर्थ 20 से 25 से 30 लाख है। लेकिन आपकी करेंसी की भी तो वैल्यू देखे ना, वो इस टाइम डॉलर कहाँ 123 रुपए से इस टाइम पे 291 रुपए पे, इस टाइम का आज का जो डॉलर करंट रेट है वो 291 रुपए है। 291 200 से ज़्यादा बहुत डिफरेंस आ गया। तो वो तो अगर वो बढ़ भी गई प्रॉपर्टी की रेट तभी लॉस में चला गया, ऐसे कैसे। अच्छा नासिर साहब, अब माशाल्लाह वापडा टाउन जो है ना स्टैब्लिश एक किस्म का हो गया, इतने मसाइल का सामना करने के बाद अब आप इसके अंदर मज़ीद आप एक अच्छी पोस्ट पे माशाल्लाह प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, और क्या जो तर्ज़ अमल है आप अपनाएंगे इसको मज़ीद जो है तरक्की की तरफ लेके जाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए? दरअसल ये जो आपने कहा कि इस्टेब्लिश हो गया, शायद कोई इतना मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने प्रेस्टीजियस लोग रहते हैं, जितनी ये शानदार लोगों की सोसाइटी है, उसके हिसाब से ये इस्टेब्लिश हुआ ही नहीं। मैं 2019 में आया, 2016 से मैं यहाँ पर हूँ, इसकी सियासत में थोड़ी बहुत नज़र। इनफैक्ट जो लोग थे पहले जिनके हाथों में इसका निज़ाम था ना, जैसे CEO मैपको इसका प्रेसिडेंट होता था, वो अपने 3 साल टेन्योर में कभी उनका यहाँ आने नहीं होता था, ना उनकी प्रायोरिटी थी। उनकी फ़र्ज़ करें वो कराची से बिलोंग करता है, ना उनका यहाँ पर प्लाट है, ना घर है, तो उनको क्या दिलचस्पी हो सकती है। तो वो चूँकि जो भी CEO मैपको होता था, अल्टीमेटली वो इसका सदर होता था। तो इस लिहाज से वो उस तरह से उनकी ना इंटेंशन थी, तो ना सर उनका अगर वो कराची का होता था तो उसे मुल्तान का प्रेसिडेंट कैसे वो बन जाता? बस वो हमारे बाई लाज ऐसे थे ना कि जो भी CEO मैपको है वो यहाँ का प्रेसिडेंट होगा। फिर वो आपने किसी एक्सीएन को, SDO को या चीफ इंजीनियर को यहाँ का वो सेक्रेटरी लगा के तो काम चलाते थे, किसी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन मॉडल बाई लाज के बाद अब हर आम आदमी के लिए ये सहूलत है, उसको अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर आके तो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, जीत के इसकी बॉडी का मेंबर बन के इसको रन कर सकता है। दरअसल 2015 तक ये काफ़ी बेहतर था। उसके बाद यहाँ पर कोई मामलात हुए, नैब की मुदाखलत हुई, हमारे एक सेक्रेटरी साहब थे वो नैब की हिरासत में अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद 2016 में इलेक्शन हुए, तो अनफॉर्चुनेटली 2016 से 19 तक यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। वो जो लोग मुंतखब होके आए या जो वो दरअसल यहाँ के जो शानदार लोगों का अक्स नहीं थे, तो उन्होंने इसमें बिल्कुल कोई ना दिलचस्पी ली, ना इसको ग्रोथ देने के लिए कोई काम किया। उसके बाद उन्होंने जो भी कमेटी आती है उसने अपने टेन्योर के अंदर इसके इलेक्शन करवाने होते हैं, तो 2019 में उनको इलेक्शन करवा के जाना चाहिए था। उन्होंने इलेक्शन करवाने की बजाय अपने एक्सटेंशन तलब की, उनको एक्सटेंशन भी ना मिली और उनका टेन्योर भी ख़त्म हो गया। नतीजतन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो उसको टेक ओवर कर लिया उसने। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उसके बाद जब उन्होंने टेक ओवर किया, उन्होंने इलेक्शन को डिले किया, ऊपर से अल्लाह की तरफ से कोरोना आ गया।
तो कई साल तक 3-4 साल तक ये इलेक्शन मामला जो लटकता रहा, इलेक्शन ना बिल्कुल हुए। ऐसे ही है। लेकिन 2022 अब सर में एक ब्रेक का टाइम हो गया, हम ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से ज्वाइन करेंगे और फिर सर से जानेंगे कि ये वाबडा टाउन फिर स्टैब्लिश कैसे हुआ। ठीक है, एक टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से भर दो। वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्र मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक नाज़रीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। दोबारा चलते हैं नासिर साहब के पास और उनसे पूछते हैं कि 2022 के इलेक्शन के बाद फिर कैसे ये जो कॉलोनी है स्टैब्लिशमेंट की तरफ आई है। जी सर, आप थोड़े से उसकी हिस्ट्री बता रहे थे। हाँ जी, 2022 में इलेक्शन हुए, फिर उसमें से जैसे मैंने पहले बताया कुछ लोग नहल हो गए, फिर जून 2023 में उन सीटों पर दोबारा इलेक्शन हुए। ठीक है। और अल्लाह के फजल से हम जीते। अब इंशाल्लाह ताला अगले महीने हमारी कमेटी मुकम्मल हो जाएगी अल्लाह के फजल से। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वसाइल अवेलेबल हैं, लोग शानदार हैं। फेज़ 1 और 2 के मसाइल जो है वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और जो फेज़ 3 है और असल मसला जो है वो फेज़ 3 है। फेज़ 1 और 2 के लोगों को तो ये मसाइल हैं, सिक्योरिटी का मसला है वो काफ़ी हद तक हमने हल कर लिया है अलग। ठीक है। उसके बाद इनकी सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं, मेंटेनेंस है। कुछ एरियाज़ के नक्शे पास नहीं हुए, वहाँ बिजली और सुई गैस की लाइंस नहीं हैं, वो देनी है। तो फेज़ 1 और 2 तो इंशाल्लाह ताला विद इन मंथ्स आपको अपने बूम पर या अपनी रियल शक्ल में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। असल मसला जो है वो फेज़ 3 है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया। फेज़ 3 दरअसल 2015 में इस्टेब्लिश हुआ और अनफॉर्चुनेटली आज तक वो लोग सिर्फ उनके पास कागज़ के टुकड़े हैं, ज़मीन अवेलेबल नहीं है, मसाइल हैं। तो असल हमारा टास्क फेज़ 3 है, उसकी हमने होमवर्क किया हुआ है। हमारे पास बड़े बड़े 2-3 पैचेस हैं जहाँ पर इसके कोई फौरी तौर पर यूनिट्स, कुछ ब्लॉक्स, कोई 100 एकड़ का ब्लॉक है, कोई 73 एकड़ का ब्लॉक है, कोई 68 एकड़ का ब्लॉक है। वहाँ हम इंशाल्लाह ताला साल के अंदर अंदर उनमें काम शुरू करवा के उनकी बैलेटिंग शुरू कर देंगे। इस तरह बाकी की ज़मीन एक्वायर करनी है, ज़मीन इंशाल्लाह ताला लेंगे। कुछ हमारे 200-250 एकड़ DHA के अंदर हैं जिनके चारों तरफ DHA आ गया। हमने ज़मीन ख़रीदी लेकिन वहाँ पूरा टुकड़ा ना ख़रीद सके, तो वो DHA के साथ भी मामला करने हैं, वो हम इंशाल्लाह ताला सेकंड फेज़ में करेंगे। पहले फेज़ में जो हमारे पास बड़े स्लॉट्स अवेलेबल हैं वहाँ पर फेज़ 3 को इस्टेब्लिश करेंगे। जब वहाँ पर सिविल वर्क और ये तरक्याती काम शुरू हो जाएगा, लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा। 16,000 फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें से कोई 2-4 हज़ार को प्लाट मिल जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला फिर अल्लाह के फजल से इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी और ये अपने इस्टेब्लिश होने की तरफ ये उसका सफ़र शुरू हो जाएगा। सर, ये फेज़ 3 में अक्सर हमने देखा है ये मट्टी चोरी के मामलात वगैरह ये भी काफ़ी ज़ेरे बहस रहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, वो अनफॉर्चुनेटली जब कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट के यहाँ लोग बैठे थे तो उनके दौर में मट्टी
चोरी होना शुरू हो गई। फिर वो बहुत ज़्यादा चोरी होना शुरू हो गई। देखते देखते जो मट्टी चोर थे वो बड़े माफियाज बन गए। उनके पीछे बड़े बड़े लोग, इदारों के पॉलिटिशियंस, चूँकि वहाँ पैसा था। वो तो हम तो मट्टी कहते हैं, वो जो मट्टी माफिया उसको सोना कहता है। कहते हम यहाँ से सोना निकाल रहे हैं। सोना निकाल। तो हमारे इर्द गिर्द की जो सोसाइटियाँ हैं हमारी मट्टी से बन गई। 100, 110, 15 एकड़ के में जहाँ तक पानी नहीं निकल आया तो उन्होंने मट्टी चोरी करते रहे। उसकी भी तहकीकात हो रही है, मुख्तलिफ इदारे कर रहे हैं। तो हमने उसका भी लाहे अमल बनाया है कि जहाँ 110 एकड़ हैं, 70 फुट के वहाँ गड़े हैं, वो ज़ाहिर वहाँ प्लाट तो नहीं दिया जा सकता। अगर आपके पास उसकी फ़ाइल है और आपको उसका प्लाट दे दें तो अल्टीमेटली आप गड़े में तो घर नहीं बना सकती। तो इंशाल्लाह ताला उसकी भी हमने प्लानिंग की हुई है कि उसको कैसे एडजस्ट करना है। तो मुझे वैसे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि साल सवा साल में ये आपको फेज़ 3 ग्राउंड पर नज़र आएगा और ऐसी शानदार सोसाइटी की सूरत में नज़र आएगा कि जो पहले मुल्तान में मौजूद नहीं है। ये जो आप नाम लोग लेते हैं कि फ़लाँ सोसाइटी इतनी अच्छी है, फ़लाँ इतनी अच्छी है, मेरा नहीं ख्याल कि अगर अल्लाह ताला ने हमें इसी तरह से मौका दिए रखा तो फेज़ 3 ऐसा इस्टेब्लिश होगा कि बाकी लोग मिसाल देंगे। फेज़ 1, 2 से बहुत बेहतर इस्टेब्लिश होगा। इन लोगों के सब्र को भी मैं सलाम करता हूँ जिन लोगों ने इतना सब्र किया। इसमें बड़े ही गरीब लोगों का, कुछ पेंशनर्स का पैसा है, बेवाओं का पैसा है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह से उम्मीद है अब उनके पैसे खरे होने का टाइम आ गया है इंशाल्लाह। और सर इसकी रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं आप? गवर्नमेंट कुछ कर रही है? ये भी तो एक किस्म का क्राइम ही है ना। जी, इसकी रोकथाम के लिए अब तो खैर काफ़ी इदारे एक्टिव हैं। जब 2022 में इलेक्शन हुए, जो बॉडी बनी, उन लोगों ने काफ़ी इस पर मेहनत की, इसको रोका। उसके बाद फिर सूरत हाल चेंज हुई तो जैसे ही इसके इख्तियारात हमारे पास आए तो हमने भी उसको फॉलोअप दिया। कभी कभार 1 दिन या 2 दिन वो कुछ चक्कर चुक्कर दे के चोरी छुपे उन्होंने मट्टी उठाने की कोशिश की है, लेकिन इस वक्त रुकी हुई है। ये मामला काफ़ी जो है वो हाई लेवल पर हाईलाइट हुआ है। अब इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं तो काफ़ी एहतजाज भी होते रहे। बिल्कुल। तो अब इंशाल्लाह ताला मट्टी रुकी हुई है और इंशाल्लाह उम्मीद है आइंदा मट्टी नहीं उठेगी। चले इंशाल्लाह। सर आपके पास अगर कोई ज़मीन ख़रीदने के लिए आता है, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? सही मशवरा देते हैं? उसके पास पैसा कम है और जगह उसने अच्छी ख़रीदनी है, आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब एक कॉलोनी बन रही होती है, एक तो उस टाइम पे इन्वेस्ट करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि अब सर ने बात की फेज़ 3 की, तो फेज़ 3 अभी तो फ़िलहाल सूरत हाल जो है जैसे उन्होंने बताया कि ठीक नहीं चल रही, लेकिन ये है कि अभी जैसे इनके रेट्स बहुत डाउन है फेज़ 3 के बनस्बत फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 और फेज़ 2 इस टाइम कम्प्लीटली डेवलप्ड है और बाकी भी जितनी कॉलोनीज हैं वो इस टाइम कम्प्लीटली अपनी अरूज पे जा रही हैं, जिसको कहेंगे सही बात के कम्प्लीटली डेवलप हो चुकी हैं। लोगों की रिहाइश वहाँ पे सारी मौजूद है। DHA में भी जो है वो एक जो बबल था वो बस्ट हो गया और अब जो है लोगों एंड यूजर्स के पास प्लॉट आ गए हैं। आखिर इन्वेस्टर्स छोड़ के और जो है जिन लोगों ने घर बनाने हैं उन लोगों के पास प्लॉट्स आ चुके हैं। तो अब जो है पहली तो बात कि जब कॉलोनी बनती है ना, उस टाइम पे इन्वेस्ट करना का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपका प्लॉट जो है वो आपको बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाता है और कुछ अरसे के अंदर ही जब वो डेवलप होना स्टार्ट होती है और वहाँ पे रिहाइश भी ना हो, डेवलप ही होना स्टार्ट हो जाए ना, लोगों को ज़रा एतमाद हो जाता है, यकीन आ जाता है, रेट्स फौरन अप हो जाते हैं, बिल्कुल इसके अंदर लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट होता है। ठीक हो गया। ये सबसे एक मेन जगह है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर जितने भी इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, रियल एस्टेट वालों के पास हमेशा एक ऑफर होती है कोई ना कोई कि यहाँ से ज़मीन सस्ती है वहाँ पे। इस टाइम आपके पास कौन सी ऑफ़र है? हमारे नाज़रीन को बताएं, देखने वालों को। इस टाइम अगर सही बताएं तो प्रोजेक्ट्स के हवाले से तो ये चल रहा है कि जो कंपनीज रेंटल्स ऑफर कर रही हैं, ठीक है, जो मुल्की सूरत हाल चल रही है इस टाइम पे, आपका घर का गुजारा लोगों का मतलब कि बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। लोग बेशक वैसे तो कहने को 65% आबादी हमारी जो है वो अमीर है, लेकिन लोगों के इस टाइम घर के खर्चे जो है वो बहुत मुश्किल हो चुके हैं, बहुत मुश्किल हो चुके हैं। लोग सर वो गरीब के हो रहे हैं, अमीर तो मजीद अमीर हो रहा है, गरीब मजीद गरीब हो रहा है। अमीर के पास इस टाइम अमीर भी अमीर नहीं हो रहा, अमीर भी जो है उसको भी एक अच्छा धचका लग चुका है।
फैक्ट्री ओनर्स, मिल ओनर्स, इन सब ने अपनी जो है वो फायरिंग जितनी एम्प्लॉयज़ की है वो हम जानते हैं कि क्या क्या सूरत हाल से गुजर रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट्स जाहिर सी बात है इन्वेस्टर्स, और यही लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन्होंने भी फायरिंग की है, ये लोग भी इन्वेस्टमेंट से ज़रा ना कतराते हैं, लेकिन ये वैसे तो आपस की बात है, ये सही टाइम है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इस टाइम रेट सबसे डाउन है। किधर का, कौन से एरिया का, कौन सी प्रॉपर्टी का, किस साइड का? इस टाइम रेट सबसे डाउन है, ठीक है। फिलहाल उसके अलावा आप अगर चले जाएं डीएचए की तरफ, तो डीएचए के रेट डीएचए में तो कोई डाउन नहीं, वो पता डाउन कहाँ पर है, वो जहाँ पे आप जाना भी पसंद नहीं करेंगे। नहीं मैम, आगे भी रेट्स डाउन हो चुके हैं इस टाइम पे। डीएचए के रेट्स, वो जो मैंने आपको बताया ना, एक हमेशा कॉलोनी के स्टार्ट में एक बबल बनता है, जब एक कॉलोनी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना, तो एक जो फॉल्स बूम कहते हैं उसे, एक फॉल्स बूम बनता है, फिर उसके बाद वो फॉल्स बूम आगे चल भी सकता है और वो फॉल्स बूम टूट भी सकता है। फॉल्स बूम को अगर आगे लेके चल रहे हैं तो बात वहीं आ जाती है कि डेवलपमेंट आपने साथ स्टार्ट कर दी। अच्छा, डीएचए का कैसे बर्स्ट हुआ? बहुत अच्छा इस तरह से हुआ है, डीएचए का बबल तो बहुत था और लोगों ने इतना कमाया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं कहती हूँ अगर मैंने जब उसको देखा तो मैंने सोचा था कि दुनिया में मेरा ख्याल जन्नत यही है, इतनी खूबसूरत जगह है वो, सुकून हर चीज़ के लिहाज से। फिर पता नहीं ऐसा क्या चीज़ें आई, क्या चीज़ थी जिसकी वजह से उसका चार्म खत्म हो गया। वो टाइम था कि जब हर बंदा रियल एस्टेट कर रहा, रियल एस्टेट का इतना बूम आ चुका था कि हर दूसरे बंदे से आप पूछे ना कि भाई क्या कर रहे हो, तो वो ये कहता था कि मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ। बेसिक उसका ये था कि आपस की हाइप, डीलर्स की हाइप, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जो हाइप क्रिएट करने के लिए। 10-12 डीलर्स हैं वो डीएचए के साथ इन्वॉल्व हैं, जो टॉप डीलर्स हैं वही आपस में जो है उसको ट्रेड करके प्लॉट्स को और सेक्टर्स को, बाकायदा सेक्टर्स उठाए जाते थे कि अब ये सेक्टर है, अब ये सेक्टर है, अब ये सेक्टर है, अब ये सेक्टर है। डिफरेंट सेक्टर्स को इसी तरह से बारी बारी जो है वो उठाया गया। अब उठा के एक लेवल पे तो आप ले आएंगे उसे, मैंने बताया ना कि बूम एक जगह तक आता है, उसके बाद उस बूम को प्रोलॉन्ग करने के लिए आपको डेवलपमेंट साथ करनी पड़ती है। लोगों की रिहाइश वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 10-12 घर भी अगर बन गए हैं ना, स्पेशली ऐसी कॉलोनी के लिए जहाँ जो शहर से इतनी दूर है कि अगर आप वहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ की भी आप बात करें तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। हाँ ऐसे ही है। आपको अगर छोटी सी भी कोई चीज़ ज़रूरत है और आपको लेने जाना, तो आपको पूरा डीएचए क्रॉस करके बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही, बाहर आके बाहर की मार्केट से लेके और फिर दोबारा अपने घर जाना पड़ेगा। इतना ट्रैवल करने के लिए कोई फिलहाल तो तैयार नहीं है। अगर वहाँ पे अमेनिटीज़ पूरी हों, चीज़ें पूरी हों, शॉप्स एंड ऑल, ये हर चीज़, हर सहूलत वहाँ पे मौजूद हो, तो रिहाइश तब होती है। और रिहाइश जब लोगों की होती है फिर असली बूम स्टार्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हैं फिर वो बनना शुरू होती हैं। ये चीज़ें जो है यहीं तक रहेगी कि लोगों ने रिहाइश वहाँ नहीं की, जिन्होंने रिहाइश की भी सही, उन भी बेचारों के साथ कुछ जो है वो मामला इस तरह के हुए कि वापसी वो बैक दूसरी कॉलोनी में चले गए, क्योंकि शुरू के दिनों में सिक्योरिटी के इतने मामला जो है वो बेहतर नहीं थे, तो बाहर बंदे को अलाउ था आना जाना, तो वहाँ पे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से लोगों को वहाँ से छोड़ के वापस आना पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी वजह से जब वो वापस आ गए, अब ऑलरेडी बूम तो टूटना ही था, फिर उसकी तो कोई सूरत हाल बचती ही नहीं थी कि वो उसको प्रोलॉन्ग किसी तरह कर दें। ठीक हो गया। नासिर साहब, फेज़ 3 में कितने प्लॉट्स हैं जो अभी लोग खरीद सकते हैं, या तकरीबन सारे ही सेल आउट हैं, बस उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने का टाइम अब इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग? असल जो मौजूदा सूरत हाल है, टोटल आई थिंक 16,000 है टोटल प्लाट्स, ठीक है, और उसमें 15,999 जो है वो बराए फ़रोख्त है। अच्छा। क्योंकि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी वो इस कदर अब उसकी सूरत हाल ख़राब है कि सब हर बंदे ही बेचना चाह रहा है। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से उन लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि यकीनन उनका सब्र काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब तक अंधेरी रात बिल्कुल पूरा अंधेरा नहीं हो जाता उसके बाद फिर रोशनी होती है। अब इंशाअल्लाह ताला तुलू का टाइम शुरू हो गया है, लोग थोड़ा सा और सब्र करें। मुझे बिल्कुल 100% यकीन है कि इन लोगों का सब्र काम आएगा, इन लोगों की दुआएं काम आएगी, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला फेज़ 3 आपको बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड पे नज़र आएगा। तो मायूसी गुनाह है, मायूसी छोड़ दें, और जो फाल्स प्रोपेगेंडा है उससे बचें। जो अफेक्टीज़ हैं वो अपने अंदर काली भेड़ों की शनाख्त करें, उनको सेग्रीगेट करें, अपने आप से अलहदा करें, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद की तरफ आएँ।
तो फर्स्ट हैंड नॉलेज लें। हम लोग दफ्तर में बैठे हैं, हमारे पास हैं, इधर उधर की अफवाहों पे कान ना धरें। तो सर अगर ऑफिस में आपके पास कोई आके कहे कि अब जैसा भी है ना ये हमें फेज 3 का जितने का भी बिकता है प्लाट आप सेल आउट कर दें, तो आप उसको क्या? ऑब्वियसली फिर बहुत कम रेट पे कस्टमर्स तो अवेलेबल हैं। इतनी बुरी हालत के बावजूद भी सेल परचेज तो हो रही है। उन्हें यकीन है कि किसी न किसी एक दिन जो है ना ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, ज़्यादातर लोगों को ये यकीन है, और जो खरीद रहा है ऑब्वियसली उसको ये यकीन है। इसी ख्वाहिश पे या यकीन मिल रही है तो ये ज़रूर काम आएगी। अच्छा सर, फेज़ 2 में उसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इस टाइम वो सेटल है। अब उनके अंदर आपने बोला जैसे सिक्योरिटी का था वो हमने तकरीबन कितना सॉल्व कर दिया, इस टाइम उनको जो करंट है ना वो उनके किस मसाइल का सामना? मैडम जो फेज़ 1-2 है ना, उनके मसाइल ये आम से मसाइल हैं। अच्छा। वो उनका जो बेहतर उनको फैसिलिटीज़ हैं, जितने शानदार लोग हैं उतनी शानदार फैसिलिटीज़ देना उनको मकसद है। इन बुरे हालात में भी अब इस वक्त भी हमारी सोसाइटी मुल्तान की बेस्ट सोसाइटियों में एक है। यहाँ क्राइम रेट कम है, चोरी कम है। लोगों को देखें कितनी सोसाइटियाँ हैं, मैं समझता हूँ शायद और सोसाइटियाँ ना हों कि जब 10 मुहर्रम की बारिश, बहुत शदीद बारिश थी, हमने जो रोड साइड्स ख़राब हुई थी उनको रिपेयर किया, लोगों के खाली प्लाट्स जो पड़े थे उनमें से पानी निकाला। मतलब हम लोग ग्राउंड पे मौजूद थे, लोगों को सर्विसेज दी, बिजली की बहाली है उसको रखा। तो इस अभी भी जो है वापडा टाउन वो अच्छी सोसाइटियों में है, उसके इंतज़ामात इतने बुरे नहीं हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मज़ीद ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, ऐसे था कि हम सोचते थे कि वापडा टाउन में ना सिर्फ वापडा के लोग ही रहते हैं, ऐसा सच है? नहीं, तकरीबन 4% वापडा के लोग रहते हैं, 96% नॉन वापडा लोग रहते हैं। तो फिर इसको वापडा कॉलोनी या वापडा रजिस्टर्ड वापडा टाउन के नाम से हुआ ना। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर्ड हुआ ना 87 के करीब या 85 में, पावर जनरेशन ने, जैनको ने जब इसको रजिस्टर्ड करवाया तो ये वापडा टाउन के नाम से सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई। ठीक हो गया। अच्छा, उधर भी लाइटिंग का यही सिस्टम है जो आम सोसाइटीज में है? सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। मैंने कहा शायद इनको थोड़ी ऑफर हो क्योंकि वापडा टाउन है तो शायद वापडा के नाम से इनको थोड़ी रिलीफ मिली हुई हो। नहीं, हमें वापडा कुछ नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। वापडा से कुछ नहीं देता। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हम अपने वसाइल से, जो मेंबर्स होते हैं वो अपने वसाइल से, उनको आप ही सब कुछ करना पड़ता है। हम अपने ही फंड जनरेट करते हैं। हमें भी इसी तरह से ट्रांसफार्मर, खंभों, बिजली की तारें अपनी ही लेनी पड़ती हैं, अपना ही डिमांड नोट पे करना पड़ता है। जैसे आपके यहाँ बिजली जाती है वैसे हमारे यहाँ भी बिजली जाती है। ठीक है, यानी कि हमारे दुख जो हैं वो सेम ही हैं, वो उसमें लाइटें जाने वाले वो सेम है। अच्छा सर, अब आपने इलेक्शन माशाल्लाह जीते, आपने डोर टू डोर कैंपेन की थी या फिर लोगों ने आपको सिलेक्ट किया था कि आप बनेंगे तो वाकई में जो है हालात बेहतर हो जाएंगे? देखें, यहाँ पर 2-3 ग्रुप्स जो है वो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे। तो एक ग्रुप का मैं सरबराह था, जो ज़्यादातर मेरे साथ नॉन वापडा के लोग थे, वापडा के लोग भी थे। तो बेसिकली तो जो सपोर्टर्स होते हैं वही नॉमिनेट करते हैं। तो पूरा एक तरीक़ेकार था कि किस बंदे को किस सीट पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। कोर कमेटी थी तकरीबन 44 मेंबर्स की, उन्होंने फिर मेरा नाम तजवीज़ किया। बाकी सब लोगों ने, तकरीबन 100% लोगों ने मेरे नाम पे इत्तेफाक किया, क्योंकि ग्रुप का हेड भी मैं ही था। तो इसी तरह से फिर अलग फजल से जीत भी गया। ठीक हो गया। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं देखें आपके चैनल की तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ फेज़ 1 और 2 के लोगों को, कि जैसे हमारे कुछ लिटिगेशन चल रही हैं, कुछ मसाइल हैं, लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो। इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें बड़ी जल्दी ठीक होने वाली हैं। इसी तरह जो फेज़ 3 के लोग हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनको मैं ख़ास तौर पर मैसेज देना चाहता हूँ कि आप परेशान ना हो। इसमें कोई शक नहीं कि आपका सब्र बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, आपके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। बहुत गरीब लोगों की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, बेवाओं की है, यतीमों की है, पेंशनर्स की है, लेकिन हर काम का आखिर कोई ना कोई एंड होता है। इसी तरह इसका भी एंड होगा और बहुत अच्छा एंड होगा इंशाल्लाह। सुभान सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे रियल एस्टेट के हवाले से? या रियल एस्टेट के हवाले से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोगों को जो है दोबारा से इसकी तरफ आना चाहिए। रियल एस्टेट में बेशक लोगों ने लॉस बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किए, लेकिन अब उनको अब दोबारा से
इसकी तरफ जो है थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ काम शुरू करना चाहिए। आप डीलर्स को ऑथराइज को देखेंगे वो ऑथराइज है या नहीं। ऐसे लोग जो आपके साथ जिनको आप परख चुके हैं कि अब जो है वो ये काम ठीक नहीं करते, तो उन लोगों को देखें जो अच्छा काम करते हैं, किसी और को मौका देके देखें, किसी और को मौका देके देखें। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ चलें और उनके साथ लॉयल होके चलें। लोग अक्सर जो है लालच में आके दोनों कश्तियों में सवार हो जाते हैं और फिर नुकसान का जो है वो सामना करते हैं। तो मैसेज तो यही है कि अब दोबारा इसकी तरफ भी आना चाहिए और आगे इसको लेके चलें। इंशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट जो हैं आ रहे हैं। चलें जी इंशाल्लाह। जी तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, तो दोबारा जाते जाते आपको अपना एक टॉपिक याद करवाती चलूँ। वो 5 चीज़ें जो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी, अपने तक ही रखनी है। वो चीज़ें आपको दोबारा एक दफ़ा गिनवाती चलूँ। अपनी कामयाबी का राज, अपने मसाइल, अपना माजी, अपने प्लान्स और अपनी जो खुशियाँ हैं वो हर किसी को जाके, और जो काम आपने किए अचीवमेंट्स उनको जाके नहीं बताते फिरना। तो कल दोबारा नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।